तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे मैथ, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे मैथ, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिजिक्स। देखिए, पिछले लेक्चर में मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज चैप्टर जो आपका था 3 चैप्टर था। और चैप्टर 3 में आपका एक एक्सरसाइज 1.3.7 से लेकर एक्सरसाइज 3.6 तक था। हम लोग टोटल एक्सरसाइज को देख लिए और वहाँ पर हम 3 चैप्टर को लगातार पढ़ाए, मैथ के 3 चैप्टर को लगातार पढ़ाए। पहला आपका चैप्टर था वास्तविक संख्या, दूसरा आपका चैप्टर था शायद बहुपद था, और तीसरा चैप्टर आपका था कि 2 चर वाला रैखिक संख्या युग्म था। तो हम लोग 3 चैप्टर को देख लिए। अब हम लोग चलते हैं फिजिक्स में, और फिजिक्स हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर जो है आपका है प्रकाश का अपवर्तन। और इसमें हम लोग पहले चैप्टर काफ़ी आसानी से, काफ़ी सिंपल तरीक़ा से हर एक पॉइंट्स को हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे और काफ़ी शानदार तरीके से सारे के सारे चीज़ को हम डायग्राम द्वारा डिफिनीसन को निकलवाए थे। और हर एक डिफिनीसन क्लासरूम से ही आपको याद करा के हम भेजे थे घर पे। तो ऐसे ही आपको दूसरे चैप्टर में देखने को मिलेगा। और एक बात ये भी कहा था मैं कि अगर आप फिजिक्स प्रकाश का परिवर्तन, पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन काफ़ी आपको इजी लगेगा, क्योंकि सेम टू सेम वही चीज़, सारी चीज़ वही पढ़ना है। केवल आपको एक एक अक्षर में अंतर होगा, केवल अक्षर में, पूरा शब्द ही नहीं बदल जाएगा, केवल अक्षर में अंतर हो जाएगा। जैसे पहला चैप्टर में था प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें अपवर्तन आ गया। आपतित किरण, तो उसमें भी आपतित किरण है। परावर्तित, उसमें था परावर्तित किरण, इसमें है अपरिवर्तित किरण आ जाएगा। उसमें था आपका आपतन बिंदु, इसमें भी आपतन बिंदु है। उसमें था आपका अपवर्तित की उसमें आपतन कोण, इसमें भी आपतन कोण है। उसमें था परावर्तन कोण, तो इसमें भी अपरिवर्तन कोण है। तो ऐसे ऐसे है, सिंपल एकदम सेम टू सेम, आपको सेम टू सेम वही सब कुछ देखने को मिलेगा। और काफ़ी इजी तरीके से हम और एक पॉइंट्स को देखेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो में बन रहे हैं, बिना स्किप के टोटल वीडियो को देखिए, और आपको 100% वादा करते हैं कि आपको हर एक पॉइंट्स आपको याद होकर जाएगा। चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला आपका चैप्टर जो है हम करते यह है कि हम आपसे बता दिए हैं कि जो भी पढ़ेंगे सही तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जानेंगे। चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश हम लोग पहले ही चैप्टर में पढ़ लिए थे जब प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे तभी। और ये हमारा जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन है। और प्रकाश के बारे में जानना है तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह भौतिक कारक होता है जिससे हम लोग किसी वस्तु को देखने की सहायता प्रदान करते हैं। माने प्रकाश को हम लोग किस में पढ़ रहे थे? प्रकाश को हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? प्रकाश को हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें? फिजिक्स में। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ठीक, तो प्रकाश जो होता है एक प्रकार ऊर्जा होता है, ये भी हम बताए थे। तो ऊर्जा के कारण हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ठीक, प्रकाश जब हमारे आँखों पर पड़ता है उसके बाद हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर वही हम लोग अंधेरा में लाइट जैसे चला जाता है तो वहाँ पर प्रकाश आपका नहीं होता है, तो वहाँ पर किसी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। तो वही था प्रकाश का डिफिनेशन। हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ लेते हैं, दूसरे चैप्टर में पढ़ लिए हल्का फुल्का। अब हम लोग चलते हैं अपवर्तन के मतलब में, अपवर्तन के बारे में। अब वहाँ पर आपका था कि परावर्तन, वहाँ पर था आपका परावर्तन। तो मान लीजिए आपका एक पृष्ठ था, ये आपका पृष्ठ हो गया और प्रकाश की किरण एक आती थी, अब इसको बोलते हैं आपतित किरण, और जाने वाला किरणों को परावर्तित किरण। अब देखिए, अब इसका मतलब परावर्तन का मतलब था कि वैसे सतह जिससे आकर प्रकाश टकरा कर पूरा लौट जाए, तो आपको हो गया परावर्तन। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? अपवर्तन। तो यहाँ पे जब परावर्तन का मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण आएगी किसी सतह से टकरा कर लौट जाएगी, ठीक है, पार इसको नहीं करेगी, तो पार नहीं करेगी तो परावर्तन होगा। अगर वही पार कर दिया तो अपवर्तन। माने उल्टा समझना, केवल उल्टा। क्या कि मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही है और इस पृष्ठ से टकरा कर पुनः लौट जा रही है, तो परावर्तन हो गया। इसको नहीं करना है, अपवर्तन करना है, अपरिवर्तन करना है। अ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अ लग गया है, ये अगर तोप लेंगे हम तो क्या मिला आपको? ये पूरा चीज़ आपको क्या मिला? ये इसको अगर हम ढक लेते हैं तो आपको मिला परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब किसी सतह से हम लोग किसी चीज़ को हम लोग बिकते हैं और किसी सतह से टकरा कर पुनः वापस लौट जाता है। जैसे हम लोग करते क्या है कि हम लोग जब हम लोग थे तो हम लोग बॉल को दीवार पर मारते थे तो बॉल हम लोग के पास दोबारा फिर से लौट कर आता था। तो वहाँ पर क्या होता था? परावर्तन होता था कि मैंने जाकर फिर से लौट कर टकरा कर लौट जाता था, तो परावर्तन होता था। अब यहाँ पर कह रहा है कि अपरिवर्तन, तो अपने को हो जाएगा आपका नहीं, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर लौट जाएगा, तो यहाँ पर
ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन का मतलब कि अपवर्तन का मतलब हो जाएगा कि वैसे प्रकाश का किरण जब किसी सतह को पार कर देता है, एक माध्यम से दूसरा माध्यम में एंट्री हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन। आई होप कि मुझे विश्वास है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। हम लोग दोनों पॉइंट्स को लेकर चल रहे हैं, दोनों चैप्टर को मिलाकर ही चल रहे हैं। देखिए एक बार और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। क्या था आपका, इसको मिटा दे रहे हैं। हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे परावर्तन। अब परावर्तन का मतलब हम बताए थे कि लौट जाना, शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे कि लौट जाना। परावर्तन का मतलब क्या होता है, लौट जाना। तो मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक, यहाँ पर हम खड़े हैं और ये हमारे हाथ में बॉल है, यहाँ पर हमारे हाथ में बॉल है। अब इसको ऐसे बी गए, तो यहाँ से बी गए, तो यहाँ पर आया बॉल, यहाँ पर जा रहा है, और ये एक ऐसा सतह है जो क्या है, यहाँ से टकराने के बाद फिर से गेंद लौट जा रही है। क्या हो रही है, लौट जा रही है। तो लौट जा रही है तो क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जा रही है, परावर्तन हो जाइए। लेकिन यहाँ पर बोला कि अपरिवर्तन। और ये सब डिपेंड किस पे करता है, ये जो सतह है किस प्रकार का सतह है, किस प्रकार का सतह है, तो इसको बोले हैं परावर्तक सतह। जब परावर्तन के लिए परावर्तक सतह हो जाएगा, अपरिवर्तन के लिए अपरिवर्तक सतह हो जाएगा। परावर्तन के लिए परावर्तक सतह, इसको बोलेंगे, इसका नाम जो होगा परावर्तक सतह हो जाएगा। परावर्तक सतह, सतह या पृष्ठ। सतह माने होता है धरती, माने जमीन, ठीक। तो सतह में आपका नीचे वाला पार्ट हो जाता है, सबसे सतह वही हो गया। तो ये देखिए, जब यहाँ पर एक बार और डायग्राम बनाते हैं, ये आया देखिए, और यहाँ से मान लीजिए आप नीचे गया, तो यह एक को बोलेंगे अपरिवर्तित अपरिवर्तन सतह। देखिए यहाँ पर देखिए एक बात आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आया बॉल आया है तो यहाँ पर टकरा कर लौट गया है, तो परिवर्तन हो गया। और यहाँ पर क्या कर रहा है, इस सतह को पार कर दे रहा है, और इस सतह को बोलेंगे अपरिवर्तक सतह, और इस सतह को पार नहीं कर पाया तो इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। और यहाँ पर आपको हाई होप कि आपको परावर्तक अपरिवर्तक का मतलब समझ में आ गया। आप लोग सिंपली में समझेंगे कि परावर्तक का मतलब होता है लौट जाना, लौट जाना। और अपरिवर्तन आपका यहाँ पर ये जो अपरिवर्तन है, अपरिवर्तन का मतलब समझ जाना कि लौटना नहीं, फिर से माने पार कर जाना, पार कर जाना। माने जब कोई वस्तु को हम किसी सतह पर बिकते हैं, अगर वो लौट जाता है तो परावर्तन हो गया, अगर वो उसको पार कर जाता है तो उसको बोलेंगे अपरिवर्तन, अपरावर्तन। तो अपरिवर्तन का मतलब क्या हो जा रहा है, पार हो जाना। अपरिवर्तन का मतलब क्या हो जाता है, लौट जाना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अपरिवर्तन का मतलब पता हो जाना। अपरिवर्तन में छोट में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पार हो जाना, माने वैसे सतह जिससे प्रकाश का परिवर्तन पार हो जाए, तो उसी को बोलेंगे अपरिवर्तन। क्या बोलेंगे, अपरिवर्तन। तो ये हमारा था। अब इसमें सबसे पहले आपको आता है कि इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग प्रकाश जाने गए, अपरिवर्तन जाने ही गए कि क्या होता है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक होता है जिसके सहायता से हम किसी पदार्थ को देखते हैं, देखने की सहानुभूति प्राप्त करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाश। अब यहाँ पर आता है दूसरा डिफिनीशन, इसी में आ जाता है कि अपरिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी सतह को पार कर जाता है, जब प्रकाश किसी सतह को, इस सतह को पार कर गया, तो इसको बोलेंगे अपरिवर्तन, अपरिवर्तन। और इस वाले सतह को, जिस सतह को पार करेगा, तो उसको बोलेंगे अपरिवर्तक सतह। पार करने के किरण को, इस किरण को बोलेंगे अपरिवर्तन, अपरिवर्तन। देखिए एक बार आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो सतह है, सतह को हम बोलेंगे अपरिवर्तक सतह, इसको बोलेंगे अपरिवर्तन, अपरिवर्तन। और ये जो सतह, इसको बोलेंगे परावर्तक सतह, ये जो लौट गया है उसको बोलेंगे परावर्तन, परावर्तन। तो ये होता है सतह में, आपको पता होना चाहिए कि सतह इसको बोलते हैं, ये वाला सतह आपका दोनों हो गया। तो ये आपका था। चलिए मुझे विश्वास है कि आपको पता चल गया होगा। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि प्रकाश का अपरिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपरिवर्तन किसे कहते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, और जितने भी चीज़ें हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन में पहला चैप्टर में, उसको हम टोटल को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और उसी से रिलेटेड सारे के सारे इसमें डिफिनेशन आएंगे, सेम टू सेम। केवल एक एक अक्षर का चेंज होगा, तो उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है।
लेकिन इसीलिए हम करते हैं क्या है कि पहला चैप्टर को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए एक होता है ना कि हम आज आप हमको बताते हैं कि एक होता है घमंड, घमंड होता है, और एक जो होता है कि बिना घमंड। जैसे होता है ना कि घमंड कहाँ होता है और घमंड नहीं, माने हम मुझे घमंड नहीं है अब मुझे घमंड है। कहाँ समझे कि एग्जाम्पल क्या है कि देखिए मैं केवल कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। विश्वास में घमंड में अंतर क्या है? विश्वास होता है, एक विश्वास होता है, एक होता है घमंड। तो देखिए एक होता है विश्वास, एक होता है घमंड। तो विश्वास क्या होता है कि मैं इसे कर सकता हूँ, तो ये मेरा विश्वास है, और केवल मैं ही इसे कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, तो ये मेरा हो गया घमंड। तो यही चीज़ है। देखिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ, देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि हम प्रकाश का अपवर्तन केवल मैं ही अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, और भी बहुत सारे टीचर हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं इतना विश्वास साथ कहता हूँ कि आपको जो भी पढ़ाऊँगा आपको याद होकर जाएगा, एकदम मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है। ठीक, इसको घमंड नहीं समझिएगा, ये केवल मैं ही पढ़ाऊँगा तो आपको याद होगा। बट लेकिन हम उस नज़रिए से बोल रहे हैं कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको 100% मैंने वादा करता हूँ कि आपको समझ में 100% आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक बार जो भी पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन में उसको एक बार रिविजन कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 3 से 4 मिनट लगेगा। सारे चीज़ को हम लोग कम से कम 10 डिफिनेशन को हम पढ़ेंगे, अभी देखेंगे 6 से 7 डिफिनेशन को। देखिए भाई, देखिए कितना जल्दी हम डिफिनेशन निकालते हैं, और मुझे विश्वास है कि आपको सारे चीज़ पता भी होगा। अच्छा, इसको अगर हम नाम देना चाहते हैं इस सतह को प्रकाश के परावर्तन के लिए, तो क्या नाम दे देंगे? तो इसको बोलेंगे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। पहला चैप्टर के लिए है ये, फर्स्ट चैप्टर के लिए है, फर्स्ट चैप्टर के लिए जो भी पढ़ते एक बार रिवीजन करते हैं, पहला चैप्टर के लिए एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। मान लीजिए आने वाले किरणों को बोलते हैं, इस किरणों को क्या बोलते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण। जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। अब देखिए इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। अब देखिए इस पे एक लंब डाल दिया तो इसको बोलेंगे अभिलंब, या लंब भी बोल सकते हैं। अब देखिए इस वाले कोण को हम लोग बोलेंगे, इस वाले कोण को बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, इस वाले कोण को। ठीक, और इस वाले कोण को हम बोलेंगे, यहाँ पर तीर का निशान देकर बना दिए परावर्तन कोण, ये हो गया। तो देखिए हम लोग कितने डिफिनेशन को हम लोग को पढ़ना था पहले चैप्टर में, एक खाली एक डायग्राम द्वारा। आपतित किरणों को पढ़ना था, परावर्तक सतह क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, अविलंब किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ना था। अब एक एक को हम लोग देखते हैं कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं। टिक लगा देंगे तो मान लीजिए उसको देख रहे हैं हम लोग। परावर्तक सतह तो वैसे सतह जिसे प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाए, वैसे सतह जिसको प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाए उसी को बोलेंगे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। अब एक हम आपसे बता दिए, अब यहाँ से हम लोग और चलते जाते हैं, दूसरे को भी समझते हैं, दूसरे चैप्टर को भी समझते जाते हैं। देखिए परावर्तक सतह किसे कहते हैं कि वैसे सतह जिसे प्रकाश की किरण पार नहीं कर सके तो उसे बोलेंगे परावर्तक सतह, और जिसको पार कर दे तो अपवर्तक सतह। सिंपल है, जिसको पार कर दे तो अपवर्तक सतह। यही हम लोग पढ़ना है दूसरे चैप्टर में, प्रकाश का अपवर्तन में, दोनों को लेकर चल रहे हैं। ठीक, देखिए परावर्तक सतह तो वैसे प्रकाश की किरण जब किसी सतह को पार नहीं करता है, पुनः लौट जाता है, तो उसी को बोलेंगे परावर्तक सतह, और जिसको पार कर जाए अपवर्तक सतह। चलिए अब देखिए दूसरा देखते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं कि जब परावर्तक सतह पर कोई किरण आती है, परावर्तक ये सतह है, इस पर ये किरण आ रही, इसी किरणों को नाम परावर्तित किरण कौन है, आपतित किरण कौन है, सॉरी इसी किरणों को नाम आपतित किरण कह रहे हैं। तो किस पर आई है? परावर्तक सतह पर आई है। देख लीजिए ये जो किरण आई है परावर्तक सतह पर आई है कि नहीं आई है। ठीक, जो भी खेला हुआ है परावर्तक सतह पर ही हुआ है। ठीक, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग है एक बार आपसे बताना चाहते हैं कि ये जो किरण आई है
आपतित किरण जो आई है परावर्तक सतह पर आई है, तो परावर्तक सतह पर आए किरणों को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। परावर्तक सतह पर आए किरणों को हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है और प्रकाश के अपवर्तन में जाते हैं तो उसमें भी आपको आएगा आपतित किरण किसे कहते हैं। तो उसमें डिफिनेशन क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन में डिफिनेशन क्या हो जाएगा दूसरे चैप्टर के हिसाब से कि इसमें परावर्तक सतह पर किरण आ रही है तो उसमें आएगी अपरावर्तक सतह पर, अपरावर्तक सतह पर। तो उसमें डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि अपरावर्तक सतह पर आई हुई किरणों को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। दोनों सेम नाम होगा, इसमें भी वही नाम होगा आपतित किरण, उसमें भी आपतित किरण ही नाम होगा। पहले चैप्टर में आपतित किरण, दूसरा चैप्टर में भी आपतित किरण, लेकिन डिफिनेशन थोड़ा सा चेंज होगा। क्या कहेगा कि पहला चैप्टर में आपका क्या हो जाएगा कि परावर्तक सतह पर आई किरणों को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, और दूसरा में क्या हो जाएगा कि अपरावर्तक सतह पर, अपरावर्तक सतह पर आई हुई किरणों को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। पूरा मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए दूसरा चैप्टर का जितना भी डिफिनेशन है टोटल डिफिनेशन को लिखवाएंगे, लेकिन एक बार रिवीजन करा देते हैं। रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए रिवीजन करा देते हैं। देखिए जो भी चीज़ होगा काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ेंगे, आपको काफ़ी टोटल चीज़ें आपको समझ में आएगी। चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए इसको बोलना है आपतन कोण। आपतन कोण, अब आपसे पूछें कि अब जब आप सब नाम जानते ही हैं तो बता नहीं देंगे। मान लीजिए एक छोटा सा डिफिनेशन लेते हैं। अपने से बना सकते हैं, चाहे हम अपने बनाते हैं। मान लीजिए कि हम कहना चाहते हैं कि हम किसके लड़के हैं, तो मेरे पापा का नाम है गोविंद शर्मा, मेरी मम्मी का नाम है लीलावती देवी, तो उसी के ना लड़का होंगे। हाँ बीच में है तो अब देखिए मान लीजिए कि हमको जानना है मान लीजिए कि ये हमारे पापा हो गए और ये हमारी मम्मी हो गई, बीच में हम खड़े हैं, तो कोई भी कहेगा कि उनका लड़का है, गोविंद शर्मा का लड़का और लीलावती देवी की लड़का है। ठीक, तो ये होगा, यहाँ साबित हो रहा है। तो मान लीजिए अगर सभी रेखा का आप लाइन मान सभी लाइन का हम नाम जानते हैं तो उसका डिफिनीशन में आसानी तरीके से बता सकते हैं। कैसे? तो देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। ये देखिए ये कोण जो बना है किसके बीच में बना है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना है ये कोण, आपको काफ़ी शानदार तरीके से दिखाई भी दे रहा है। तो आपतन कोण का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? इस वाले हम डिफिनीशन की बात कर रहे हैं। आपतन कोण का डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि आपतित किरण तथा अविलंब के बीच के बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और सेम टू सेम हमको दूसरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि आपतन कोण दूसरे चैप्टर में क्या हो जाएगा। तो क्या कहेंगे कि आपतित किरण तथा अविलंब के बीच के बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहेंगे। सेम टू सेम दोनों का डिफिनीशन वही हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं अविलंब। तो अविलंब उसमें भी अविलंब वही होगा और इसमें भी अविलंब वही होगा, माने दोनों का डिफिनीशन अविलंब का डिफिनीशन सेम टू सेम होगा। अविलंब किसे कहेंगे? तो बोलेंगे कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अविलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अविलंब कहेंगे। अब आप बोलोगे कि आपतन बिंदु होता क्या है? हम क्या बोले हैं कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अविलंब कहेंगे। तो आपतन बिंदु क्या होता है? तो यहाँ पर हम दिए थे, ये आपका आपतन बिंदु है, ये आपका आपतन बिंदु है। तो इस पर इसी बिंदु पर हम लंब डाले हैं, देखिए इसी को लंब डाले हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अविलंब। और दोनों का दोनों में आपका प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन में दोनों में डिफिनेशन आपका यही होगा कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अविलंब कहेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण कहाँ बना है? ये आपका बना है, निशानी लगाए हैं कि यहाँ ये वाला कोण को, तो क्या अभिलंब तथा परावर्तन। देखिए ये आपका अभिलंब किरण है, ये आपका अभिलंब है और ये जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण। तो बोलेंगे अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण बोलेंगे। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? आप परावर्तन कोण बोलेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, उसमें इस नाम को अभिलंब कहेंगे, लेकिन ये जाने वाले किरणों को हम लोग बोलेंगे अपरावर्तित किरण। इस जाने वाले किरणों को दूसरे चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में इस जाने वाले किरणों को हम लोग बोलेंगे अपरावर्तित किरण। यहाँ पर क्या है? परावर्तित किरण, उसमें जाने वाले किरणों को क्या बोलेंगे? अपरावर्तित किरण। तो सेम सेम वही हो जाएगा कि आप क्या हो जाएगा आपका डिफिनीशन कि अविलंब तथा अपरावर्तित किरणों के बीच के कोण को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण, सॉरी परावर्तन अपरावर्तन कोण। और इस कोण को हम लोग उसमें बोलेंगे अपरावर्तन कोण, सॉरी उसमें इसका नाम क्या हो जाएगा? अपरावर्तन कोण, अपरावर्तन कोण।
चलिए अब हम लोग देखते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहेंगे? तो आपतित किरण जिस सतह पर मैंने परावर्तक पृष्ठ के, ये आपका परावर्तक सतह है, परावर्तक पृष्ठ ये आपका परावर्तक सतह है। तो आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आती है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आती है उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु, उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। तो जो भी हमको पढ़ना था चैप्टर 1 में पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन कर लिए और आपको आई होप कि आपको टोटल बातें आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे चैप्टर में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये केवल रिवीजन था, इसी के आधार पर हम लोग टोटल पढ़ना है, हमको दूसरे चैप्टर को पढ़ना है और काफ़ी आसान तरीके से आपको समझ में आएगा अगर ये आप समझ गए हैं तो। चलिए आप लोग पहला हेडिंग डालिए कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अब इस चीज़ को हम मिटा दे रहे हैं। हम लोग देख रहे थे दूसरे चैप्टर, और दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाना चाहते हैं, वहाँ से हम डिफिनीशन निकलवाते हैं। चलिए पहला माध्यम, दूसरा माध्यम हो जाएगा माध्यम। ये आपका पहला माध्यम हो गया, नीचे वाला दूसरा माध्यम हो गया। तो मान लीजिए ये मैंने ये दूसरा माध्यम है और नीचे वाला दूसरा माध्यम हो गया। तो डिफिनीशन बोला कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो इसका जो डिफिनीशन होगा बोल दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग समझाएंगे। तो बोलता है कि जब प्रकाश किरण किसी सतह को, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लौट जाती है, मैंने चली जाती है, और उसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, जब क्या हो जाएगा, सॉरी डिफिनीशन इसका क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पूर्व पथ से विचलित होती है, और विचलित हुई किरणों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए क्या हो जाए डिफिनीशन कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित होती है, माने जिस रास्ते पर जाना चाहिए वो रास्ते पर नहीं जाती है, सीधे नहीं जाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से चल रही है प्रकाश किरण, यहाँ से चलेगी प्रकाश किरण, ये चली तो ये सीधे नहीं जाएगी, सीधे नहीं जाएगी। क्या करेगी कि ये जो माध्यम पहला माध्यम है, पहला माध्यम में आए हैं और दूसरा माध्यम एंट्री करते ये बोल रहा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से मैंने पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करता है, जाता है, तो वह अपने पूर्व पथ से, ये पहला वाला पथ है, यही रास्ता सीधा है, लेकिन क्या होता है कि वो अपने पूर्व पथ से विचलित होता है, विचलित हो जाता है, मैंने उतर जाता है, दूसरे रास्ते पर चला जाता है। तो उसी को और विचलित होने की घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन तो विचलित होता है ना, तो अविलंब के दूर नज़दीक आ जाता है, चाहे अविलंब से दूर हो जाता है। ये कभी बनता ही नहीं है, ये कभी बनता ही नहीं है। देखिए आपके बीच में दो कंडीशन आते हैं, फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं। ऐसे आपका डायग्राम रहेगा, ये हमारा पहला माध्यम हो गया, ये हमारा दूसरा माध्यम हो गया, सिंपल में, ठीक बा। मान लीजिए ये हमारा हो जाएगा हवा और ये हमारा हो जाएगा क्या? पानी, ठीक। तो एक होता है कि मान लीजिए ये पहला माध्यम क्या हो जाए, हमारा हवा हो गया, और हमको जाना है कि इसमें पानी वाले माध्यम में। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, जब ये वाला माध्यम से निकलेगा, देखिए ये आपको सबसे पहले बना, देखिए डिफिनीशन यहीं से निकलवाएंगे आपको। हम आपसे बोले थे कि डिफिनीशन जो भी निकलवाए थे हेडिंग द्वारा जो आपका डी होगा, डायग्राम द्वारा हर एक डिफिनीशन को बताएंगे। यहाँ पर आपको डिफिनीशन दिखाई क्या दे रहा है कि कह रहा है कि ये आपका प्रकाश किरण है, ये किरण है मान लीजिए। तो क्या है कि जब प्रकाश किरण पहले वाले माध्यम से इस वाले माध्यम से, ये आपका देखिए ये आपका सतह है, तो ऊपर वाला दूसरा माध्यम है, नीचे वाला दूसरा माध्यम है, ये आपका क्या है? पूरा पानी है। ये आपका नीचे वाला माध्यम क्या है? इस सतह के नीचे वाला पूरा माध्यम क्या है? पानी है, और ऊपर वाला क्या है? सब हवा है। तो कहता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पूर्व पथ से, माने ये वाला रास्ता सीधा जाएगा, यहाँ तक आया है, लेकिन यहाँ के बाद से ये सीधा नहीं जाएगा। बोला है कि वह अपने पूर्व पथ से विचलित होता है, विचलित होता है, और विचलित होने के कारण ही उसको क्या बोलते हैं? जिस कारण विचलित होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या हो जाए डिफिनीशन? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है, और विचलित हुए घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। डिफिनीशन लिख लीजिए, डिफिनीशन लिख लीजिए आप लोग, इसको मिटाकर डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, इसको मिटाकर डिफिनीशन लिख रहे हैं। जब प्रकाश का किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पूर्व पथ, पथ माने रास्ता, पथ माने होता है रास्ता, पूर्व पथ से विचलित, विचलित का मतलब होता है, विचलित का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए रास्ता है, इस पर हम लोग बाइक चला रहे हैं, इस पर हम लोग साइकिल चला रहे हैं, इस पर हम लोग साइकिल चला रहे हैं, इस पर बैठकर, तो क्या है कि रास्ता से इस इधर मन मुड़ जाता है, ये मान लीजिए इस पर जाना चाहिए लेकिन ये इधर चला गया, तो विचलित होगा। विचलित का मतलब यही होगा, विचलित हो जाता है, विचलित हुए घटना को ही, विचलित हुए घटना को ही प्रकाश का अपरावर्तन कहते हैं। विचलित हुए घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। डायग्राम बनाते हैं, देखिए क्या, ये देखिए, मान लीजिए एक आपका माध्यम ये हुआ, इसको बढ़िया से बनाते हैं, ये आपका हुआ डायग्राम, यहाँ पे एक माध्यम है और ये जो प्रकाश किरण एकदम सीधा गया कि नहीं गया, आप लोग देख रहे हैं सीधा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सीधा जाएगा, सीधा ही जाएगा, जाना चाहिए इसको सीधा, लेकिन क्या कह रहा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इस माध्यम के हिसाब से जाना चाहिए, लेकिन करता क्या है कि वो अपने पूर्व पथ से यहाँ से विचलित हो जाता है, तो नीचे की तरफ जाएगा चाहे ऊपर की तरफ चला जाएगा, माने पूर्व पथ से विचलित होता है। अब इसको जाना चाहिए इस वाले रास्ते पर, इसको जाना चाहिए इस वाले रास्ते पर, सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है कि अविलंब से दूर भाग जाता है, चाहे अविलंब की ओर झुक जाता है, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश किरण क्या हो जाएगा, हम बता रहे हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से, माने जो पहले से चल रही है सीधा जिस रास्ते पर चलना चाहिए वह उस रास्ते से विचलित हो जाती है, और विचलित हुई घटना को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये हमारा था प्रकाश का अपवर्तन का पहला हेडिंग, और ये हमारा पहला हेडिंग था, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर ये आपका डायग्राम था, ये हम लोग लीजिए पहला माध्यम था, ये हमारा फर्स्ट माध्यम था, ये हमारा फर्स्ट माध्यम, ये हमारा सेकंड माध्यम। तो ये वाला डायग्राम आप चाहते हैं तो बना सकते हैं, चाहे ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। देखिए डायग्राम क्या हो जाएगा, डायग्राम कैसे होगा, तो इसको जाना चाहिए क्या, हम लोग देखिए ये हम बता देते हैं, हम बना देते हैं डायग्राम, इसको हम इमेजिंग करके बताते हैं क्या, कि ये जो लाइन है इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन क्या होता है ये अविलंब, ये आपका अविलंब है ना, ये नीचे भी अविलंब है, तो अविलंब की ओर झुक जाता है, तो अविलंब से दूर चला जाता है, तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। और ये आपका था हेडिंग, लिख लीजिए। चलिए आप लोग वीडियो में बन रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग इसको मिटाते हैं और हम लोग देखते हैं जितना भी छोटा छोटा हेडिंग है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, अविलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, अपवर्तित बिंदु किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, इस सारी चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो हम इस सारी चीज़ को डिफिनीसन जो है, टोटल डिफिनीसन है, डायग्राम बनाते हैं और उसको क्या करते हैं कि हम लिखवा देते हैं। लिखवाएंगे नहीं, आप लोग खुद लिखिएगा, हेडिंग हम बोलेंगे, जो हेडिंग डालने के लिए वो हेडिंग डालकर लिखिएगा। डायग्राम बना रहे हैं हम, अब देखिए आपका हेडिंग बनता है कि इसको क्या बोलते हैं, ये आपका हो गया पहला, तो पहला या इसको बोलेंगे अपवर्तक सतह
ये आपका हो गया अपवर्तक सतह, ये आपका हो गया होगा अपवर्तक सतह। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और यहाँ पर इमेजिंग का क्या हम लोग ज़बरदस्ती नहीं इमेजिंग का भेज रहे हैं, इसको किरणों को क्या बोल देंगे? अपवर्तित किरण, अपरावर्तित किरण, अपरावर्तित किरण। अब देखिए यह आपका हो गया, इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। ये आपका हो गया अभिलंब। अब देखिए इस वाले बिंदु को क्या बोलेंगे? इसमें दोनों का वही होगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब देखिए एक हो गया आपका लगभग 100 हो गया, अब सारा हो गया। अब देखिए कि आपको एक बता दे, बात और बता दें कि अच्छा ये कोण जो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कोण जो होगा आपका क्या हो जाएगा? आपतन कोण। ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका? आपतन कोण। यहाँ पर लिख लीजिएगा, हम लिखवा देंगे। ये वाला जो कोण होगा आपतन कोण होगा, आपतन कोण। और ये वाला कोण हो जाएगा आपका अपरावर्तन कोण। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए आपतित किरण किसे कहते हैं, हेडिंग डालिए। चाहे सबसे पहले अपरावर्तक सतह, अपरावर्तक सतह हेडिंग डालिए। सबसे पहले हेडिंग क्या देना है? अपरावर्तक सतह। अपरावर्तक तक। यहाँ पर मिस्टेक हो, अपरावर्तक सतह हेडिंग डाल लीजिए अपरावर्तक सतह। तो क्या हो जाएगा? अपरावर्तक सतह किसे कहते हैं? कि जिस सतह को प्रकाश किरण पार कर जाती है उस सतह को हम बोलेंगे अपरावर्तक सतह। जब प्रकाश किरण किसी सतह को पार कर जाती है उसी को बोलते हैं अपरावर्तक सतह। लिख लीजिए हेडिंग में, हेडिंग में लिख लीजिए क्या सर? डिफिनेशन क्या लीजिए? जिस सतह को प्रकाश किरणें पार कर जाती है उसी को बोलते हैं अपरावर्तक सतह, अपरावर्तक सतह। चलिए मुझे विश्वास लिख लिए होंगे, क्या लिखें? चाहे दूसरे शब्द में लिख सकते हैं कि प्रकाश किरण जिस सतह को पार कर जाती है उसी को बोलते हैं अपरावर्तक सतह, अपरावर्तक सतह। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, क्या इसको मिटा दे रहे हैं? दूसरा हेडिंग क्या दे रहे? आपतित किरण, आपतित किरण। तो दोनों में सेम डिफिनेशन हो जाएगा क्या कि आपका इसमें अब डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि आपको इसको बोलते हैं आपतित किरण। तो लिखेंगे अपरावर्तक सतह पर आई किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरावर्तक सतह के जिस बिंदु पर किरण आती है उसी को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण की बोलेंगे कि अपरावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती किरण आई किरण को माने आने वाली किरणों को क्या बोलते हैं? अपरावर्तक सतह के किसी भी बिंदु पर आए हुए किरणों को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। मैंने आपतित किरण की जगह कि आपतित किरण क्या बोला है कि अपरावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मैंने अपवर्तक सतह पर आने वाले किरणों को बोलेंगे आपतित किरण। लिख लीजिए हेडिंग क्या लिखिए? हेडिंग लिख लीजिए आपका आपतित किरण। लिखना क्या है कि अपरावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मैंने अपरावर्तक सतह पर आने वाले किरणों को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। अपरावर्तक सतह पर चाहे अपवर्तक सतह के चाहे पर लिखिएगा, अपरावर्तक सतह पर आने वाले किरणों को आपतित किरण बोलेंगे। अपरावर्तक सतह पर आने वाले किरणों को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। अपरावर्तक सतह पर आने वाले किरणों को बोलेंगे आपतित किरण। चलिए हेडिंग हो गया। अब देखते हैं क्या? अपरावर्तित किरण, अपरावर्तित किरण, अपरावर्तित 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 किरण डाल लीजिए। यहाँ पर लिखे अपरावर्तित किरण, अपरावर्तित किरण हेडिंग डाल लीजिए। तो क्या होगा कि अपरावर्तन सतह से जाने वाले किरण को अपरावर्तक, ये आपका अपरावर्तक सतह है, यहाँ से जाने वाले किरणों को, तो अपरावर्तक सतह से जाने वाले किरणों को बोलते हैं अपरावर्तित किरण, अपरावर्तित किरण। अपरावर्तित किरण किसे कहेंगे? अपरावर्तक, अपरावर्तक सतह से जाने वाले किरणों को अपरावर्तित किरण कहते हैं। तो ये भी आपको लिख लीजिए हेडिंग। आप लोग पुश करके, आप लोग मैंने पॉज करके आप लोग
लिख लीजिए हेडिंग, टोटल जो भी हेडिंग लिखवा रहे हैं आराम आराम से लिख लीजिएगा। क्या बोले हैं, अपरावर्तित किरण, ये आपका जाने वाले किरण को अपरावर्तित किरण कहते हैं। तो किससे जा रहा है, इस पर यही परावर्तक पृष्ठ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से जाने वाले किरणों को, तो अपरावर्तक पृष्ठ से लौट कर जाने वाले किरणों को क्या बोलेंगे, अपरावर्तित किरण, अपरावर्तित किरण। चलिए ये भी हो गया। अब हम देते हैं कि अविलंब किसे कहते हैं, अविलंब किसे कहते हैं। सेम डिफिनेशन होगा अविलंब का भी। क्या लिखेंगे, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अविलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अविलंब कहते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी पूछता है, जितना भी डिफिनेशन लिखवाए हैं इससे आपके बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जैसे बोला कि अविलंब किसे कहते हैं, तो उसमें आपको देगा हेडिंग ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें आप लोग करना है कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अविलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अविलंब कहते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ये वाला देख लेते हैं आपतन बिंदु। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि अपरावर्तक सतह पर आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है, आपतित किरण अपरावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती है उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण अपरावर्तक सतह पर जिस बिंदु पर आती है उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। लिख लीजिए, ये वाला किरण आई है, इसी बिंदु को तो बोलते हैं आपतन बिंदु। इसी बिंदु को बोलते हैं कि नहीं, और ये बिंदु किस पर है, अपरावर्तक सतह पर, और कहाँ से है, इस किरण द्वारा है। तो लिखेंगे कि आपतित किरण अपरावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती है उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण अपरावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती है उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। तो ये भी आपका हो गया, इसको भी हटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण तथा अविलंब के बीच को बोलेंगे हम लोग आपतन कोण। आपतित किरण तथा अविलंब के बीच के कोण के बोलेंगे आपतन कोण। क्या हो जाएगा हेडिंग, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच के बने कोण को हम लोग आपतन कोण। और अपरावर्तन कोण क्या हो जाएगा, अपरावर्तन कोण, अपरावर्तन कोण। तो अभिलंब तथा अपरावर्तित किरण के बीच के कोणों को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपतन। सबसे पहले आपतन कोण डाल लीजिए, आपतन कोण, आपतन कोण हेडिंग डाल लीजिए। इसमें क्या लिखेंगे कि आपतित किरण तथा अविलंब के बीच के कोण को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। इसको मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा, अपरावर्तन, अपरावर्तन कोण, अपरावर्तन कोण डाल लीजिए। अपरावर्तन कोण किसे कहेंगे, तो अभिलंब तथा अपरावर्तित किरण के बीच के कोण को आप अपरावर्तन कोण कहेंगे। अभिलंब तथा यहाँ पर अपरावर्तन कोण। तो अविलंब तथा अपरावर्तित किरण के बीच कोण को क्या बोलेंगे, आपतन अपरावर्तित कोण, अपरावर्तित कोण कहेंगे। तो ये हो गया, चाहे अपरावर्तन कोण कहते हैं, अपरावर्तन कोण। तो ये आपको सारे जितना भी डिफिनेशन होते हैं हमको लिखवा दिए हैं, और ये छोटे छोटे डिफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, तो जितना भी आपका था डिफिनेशन लिखवा दिए हैं। तो ये आपका था, जितना भी डिफिनेशन था सारे लिखवा दिए, छोटे मोटे डिफिनेशन। अब हम देखते हैं कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, पारदर्शी माध्यम जो होते हैं आपका दो तरह के होते हैं। ये क्या होता है, विरल माध्यम, विरल माध्यम, और एक होता है सघन माध्यम। एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। एकदम इजी डिफिनीशन है, टोटल डिफिनीशन इजी है। एक होता है माध्यम, देखो पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी का मतलब क्या होता है, वैसे माध्यम जिसमें प्रकाश पार कर जाए उसे बोलते हैं पारदर्शी, मैंने पार कर जाए उसे बोलते हैं पारदर्शी। तो ये जो का पारदर्शी माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। तो देखिए सघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 100% एकदम आएगा तो आएगा। और वो क्वेश्चन क्या होगा हम लिखवा देते हैं, बता देते हैं। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इससे, देखिए
ये देखिए ऐसे ही आपके बोर्ड में 2 क्वेश्चन आएगा। अब आपको जानना है कि सघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं, और सघन माध्यम में कौन कौन से पदार्थ आ सकते हैं और विरल माध्यम में कौन कौन से पदार्थ आ सकते हैं। और 2 पदार्थ है तो उसमें से कौन सघन है कौन विरल है ये आपको जानना पड़ेगा। और ये जानने के लिए काफ़ी ईजी है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, एकदम भोजपुरी मॉडल में आपको समझाएंगे। एकदम भोजपुरी मॉडल में गाँव में देहाती में जगह कहल जाला कि जौन भी चीज़ के अगर समझ में नहीं खाओ तो जौन भी चीज़ बाटे ओके अगर कोनो देहाती जन के लेके हमी के हर जो चलतन जा तो पर एग्जाम्पल ले जाला तो समझ में। जैसे का होला खान सर बानी तो कहाँ उतना फेमस बनी तो वो देखो तनी जौन ए बरा के जनरेशन में जौन भी चीज़ चलता वही के सिंपल से हिसाब से वही एग्जाम्पल लेनी, वही के एग्जाम्पल लेनी तो हम वही लेता नहीं। देखो मान लीजिए विरल यहाँ पे सघन सघन घन का मतलब क्या होता है सघन। हम लोग हमें गेहूँ चाहे छीटे नहीं चाहे धान छीटे नहीं जा जो भी छीटे नहीं जा तो कहीं जाके घन हो गई बा। घन हो गई मतलब का कि बहुत ज़्यादा पास बाटे, बहुत ज़्यादा पास हो गई बा। केहू से पूछे गाँव में नू तो घना का मतलब क्या हो गया, मैंने घन हो गई बा खेत तार जौन गेहूँ बाटे बहुत घना बाटे। काहे घना बा उमें गेहूँ एकदम पास में एकदम जड़ एकदम मजबूत हो, चले में दिक्कत हो एकदम घना बाटे तो इसी को बोलते हैं सघन। सघन माने एकदम जकड़ा हुआ जिसमें चलने में दिक्कत हो। विरल माने अब मान लीजिए यहाँ पर सघन माने एकदम जकड़ा हुआ एकदम खतरनाक एक के ऊपर एक चढ़ा है तो यहाँ पर क्या है विरल। तो विरल का मतलब आप समझ जाइए कि आपका क्या कि विरल का मतलब क्या हो जाएगा एकदम पतला, माने एकदम सघन नहीं। जैसे क्या होता है गेहूँ हम लोग छींटते हैं, कभी गेहूँ छींटते हैं तो क्या होता है कि बहुत दूबर जमता है, उसको बोलते हैं भोजपुरी में दूबर माने एकदम बहुत फैला जामल बा। कहीं एगो गेहूँ हेजा जामल बा तो एगो गेहूँ ओजा जामल बा, माने दूर पर बा। मान लीजिए एगो हेजा बाल कइले बा एगो हेजा बाल कइले बा तो ये हमार का हो गइल, हमार हो गइल गेहूँ का हो गइल विरल हो गइल। विरल माने एकदम दूर पर दूबर हो गइल। और वह घन बाटे तो एक मतलब क्या कि एकदम आस में ढेरे जामल बा तो ये हमार का हो गइल सघन। ये हमार का हो गइल सघन बा। हमार गेहूँ का बा सघन बा कब हुई जब हम गेहूँ ज़्यादा छीटेम जा खेत में तो वही हमार सघन हुई। एकदम कम छीटेम जा मान लो एकदम समझ लो कि 1 कट्ठा खेत बा अगर हमरा के मिलता अगर 1 कट्ठा खेतवे बा, मान लो बड़ा खेतवे बा हमें 5 किलो ये हम गेहूँ छीट देनी हे खेत में 5 किलो छीट देनी 5 केजी गेहूँ। और यह था हमारा सेम टू सेम ये खेतवा बा एमें हम छीट देनी 1 केजी हमें छीटे बनी 5 केजी। हाँ ये खेतवा में हम छीटे बनी 5 केजी गेहूँ और सेम टू सेम इतना बड़ा यो खेतवा बाटे और एक खेतवा में छीटे बनी 1 किलो गेहूँ। तो बताओ कि घन का नाम होई गेहूँ जौन बा घन का नाम होई जाना 5 किलो बताओ ना सबसे ज़्यादा घन होई। हाँ हैजा का होई दूबर हो जाई मैंने फैला पर जामे। तो ये बाटे सघन का मतलब अब विरल का माध्यम। विरल का मतलब क्या हो गया, विरल का मतलब दूबर बा एकदम, और सघन का मतलब एकदम घना बाटे एकदम घन बाटे जिसमें चले में दिक्कत हुई। तो ये हमारे सघन विरल हो गए। और भोजपुरी मॉडल में समझ लो। अब हम लोग चलता नहीं ये पर समझे ला क्वेश्चन ऐसे आपके बोर्ड में एकदम 100% ये क्वेश्चन आवेला, ठीक बा एकदम अबो करी। चलो लो अब हम हिंदी में ढुकता नहीं। अब हमारा सघन और विरल के माध्यम में तारा पता चल गया बा। अब हम लोग हिंदी में ढुकता नहीं और हिंदी में ढुकला के बाद से अपना डिफिनीशन पर चल रहे हैं। चलिए सघन विरल का मतलब आपको आई होप कि मुझे समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। भोजपुरी में समझा दिया था कि सघन का मतलब क्या होता है एकदम घना। सघन माने घना, विरल माने दूबर पतला। तो ये हमें पता चल गया। अब हम पूछते हैं कि आपको एकदम सिंपल 2 एग्जाम्पल लेते हैं। बोलते हैं कि मान लीजिए हवा है जल है, क्या है जल है। एक कांच लेते हैं, कांच में ना शीशा होता है, कांच में शीशा होता है। देखिए यही आपके बोर्ड में 3 ज़्यादातर आते हैं, ठीक। तो देखिए हवा है जल है कांच है। अब हम बोलेंगे कि हवा में चलने में आपको ज़्यादा दिक्कत होगा कि जल में चलने में ज़्यादा दिक्कत होगा कि कांच में चलने में ज़्यादा दिक्कत होगा। पर नहीं में बहुत अंतर होता है। में पर में बहुत अंतर होता है। में माने उसके अंदर, पर माने उसके ऊपर। तो हवा में चलने में दिक्कत होला कि कांच में चलने में दिक्कत होई कि अब तारा पानी में चलने में दिक्कत हुई। तो क्या हुई कि हम तो हवा में बैठले बनी तो हवा हम चलबे करने जा, हवा बहेला तो हम लोग उसी में चलते हैं तो हम लोग क्या पता है कि हम लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे हम लोग पानी में चलते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि पैर बांध दिया गया है कि चलते हैं तो ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाते हैं, एकदम धीरे धीरे पाँव को डालते हैं। अगर रफ्तार में चलना सोचते हैं तो फंस जाता है पैर पानी की वजह से, तो वो होगा पुराना। अब उससे भी ज़्यादा फंसेगा किस में, तो कांच मैंने शीशा में शीशा के अंदर एकदम में शीशा में चल होता है। शीशा तो आपका कठोर हो गया तो उसके अंदर तो कभी चल ही नहीं पाएंगे, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ से आपको पता चल जाए कि सबसे घना कौन है, तो शीशा हो जाएगा। उससे बाद उससे घना क्या है जल है, उससे घना क्या है उससे मैंने जो भी घना है हवा है।
तो मुझे पता है कि मुझे विश्वास है कि आपको पता चल रहा है कि सघन क्या है, विरल क्या है। सघन में आपको एग्जांपल देते हैं दो, मैंने मान लीजिए आपका हवा हो गया, हवा हो गया और एक हो गया जल हो गया। अब इसमें पूछे कि कौन सघन है कौन विरल है, तो कहेंगे आराम से ये जो आपका हवा विरल है और ये जो है जल है सघन है। क्यों हवा क्यों विरल है? तो हवा हम लोग दिन भर चलते हैं तो हमको पता नहीं चलता, थोड़ा सा महसूस होता है कि हवा चल रहा है, तो हमको उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना ज़्यादा हमको दाबता नहीं है, ठीक। लेकिन वही जल में चलते हैं तो जल में जैसे हम लोग नहर में ढूकते हैं तो क्या होता है कि हम लोग पैर बन जाता है, मैंने ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल पाते हैं। तो उसके प्रति हवा के प्रति ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। हवा के प्रति ये आपका सघन हो जाएगा और जल के प्रति कांच सघन हो जाएगा। जल के प्रति कांच, मैंने पूछनी कि जल में और कांच में कौन सघन बा, तो कहो लो कांच सघन बटे, ठीक बा। तो सघन और विरल आपको पूरा बढ़िया समझ में आ गया बा। चलो ऐसे क्वेश्चन आवेला ये है कि मान लो हेजा लिख दिला विरल, हेजा लिख दी सघन, एक मिटा देनी, एक मिटा देनी, फिर से जी क्यों लिख दी तरह का सघन, हेजा लिख दी का तरह के विरल, विरल। अब हैंगा क्वेश्चन आवेला, अब ये जैसे कहेला कि बताओ जब पर ऑप्शन में ये क्वेश्चन रहेला ये कि बताइए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो किसके ओर मुड़ जाती है, अविलंब से दूर जाती है कि अविलंब के पास आ जाती है कि सीधे चला जाती है। आपका ऑप्शन तीन ऑप्शन रहता है, आपका 4 ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा कि अविलंब की ओर झुक जाती है, चाहे अविलंब से, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अविलंब से दूर जाती है, तीसरा ऑप्शन रहेगा कि सीधे निकल जाती है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि नॉन ऑफ दिस, मैंने इसमें कोई नहीं है। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में आवेला, चाहे पहले ही मान लो कि विरल माध्यम से सघन में आवेला, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम, ये होगा विरल माध्यम है, ये आपका क्या है विरल माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होती है, ये आपका अविलंब है, ये जानते हैं कि अविलंब है। तो क्या होता है, अविलंब से दूर भागता है कि अविलंब के पास आ जाता है। तो अब बताइए कि ये विरल है, विरल माने एकदम माने चले में जिसमें दिक्कत ना हो, और सघन माने एकदम कठोर, माने चले में दिक्कत हो, तो चले में दिक्कत हो तो क्या हुई, अविलंब की ओर झुक जाई, अविलंब की ओर झुक जाई, अविलंब की ओर झुक जाई। और वो जगह हुई कि अब कही कि अगर मान लो दिमाग आप लोग लगाइए एकदम अच्छी तरीके से कि मान लीजिए यहाँ पर तो आपको ये आपका विरल है, यहाँ पर क्या है सघन है, तो सघन में आपको चलने में क्या होगा, दिक्कत होगा, तो आप क्या झुक जाएंगे कि नहीं झुकेंगे, मैंने समझ लीजिए कि आपको दिक्कत होगा कि नहीं, आपको दिक्कत होगा। तो मान लीजिए वहाँ पर आप सर अपना झुका लेंगे, मैंने झुकना का मतलब हो गया कि धीरा चलेंगे, दिक्कत होगा चलने में, तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका विरल से सघन में आता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है, और वही सघन से जब विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर भाग जाएगा। कहाँ है कि सघन पहले ही हम बहुत तकलीफ से आइल बनी, और जैसे हम तकलीफ से तनी मैंने तकलीफ से हम निकल नहीं तो हम जहाँ भाग जाए, बहुत तेज़ निकल जाए, बहुत तेज़ी से निकल जाए, समझ में आता है। पहले से हम सघन बानी, ये होगा सघन माध्यम, ऊपर वाला सघन माध्यम बा, नीचे वाला विरल माध्यम बा। तो ऑप्शन क्वेश्चन ये पूछला कि बताओ जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आवेला तो अविलंब के, ये आपका अविलंब है, ये आपका अविलंब नीचे तरफ बना दिलो नहीं, तो कहला कि अविलंब के ओर झुक जाला, अविलंब की ओर झुक जाला कि अविलंब से दूर भागला, तो का बा सघन बा, नीचे का बा विरल बा। तो सघन मैंने बहुत घना, आ घना में सब मैंने बहुत घन चीज़ में से निकल कर बनी, और जब हमारा सफ़र मिल जाए मैंने एकदम फर्क मिल जाए तो हम बहुत तेज़ी से निकल जाए, तो तेज़ी से निकल जाए तो अविलंब से दूर भाग जाला, क्या हो जाए अविलंब से दूर भाग जाए। तो यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है और काफ़ी ईजी है, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। देखिए आपको समझना क्या है कि सघन क्या है, विरल क्या है, सघन क्या है, विरल क्या है, और 3 चीज़ आपको, और 2 पॉइंट्स जानना है ये कि कोई भी वस्तु, कोई भी आपको 2 एग्जाम्पल है वस्तु लेते हैं तो उसमें सघन कौन है, कौन आपका विरल है, ये भी आपको जानना जरूरी है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन में ऐसा नहीं आता है और पूछ देता है कि ये जो आपका माध्यम है हवा माध्यम में है, और ये जो आपका माध्यम है क्या है, ये आपका माध्यम है जल माध्यम है, कौन सा माध्यम है, जल। और फिर से आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा कि हवा में जल में कौन सघन बा, कौन विरल बा, हवा में जल में कौन सघन है, कौन विरल है। तो जल, हवा क्या है आपका विरल है और जल क्या है सघन है। तो बताइए जब हवा एक पार करेगा तो अविलंब की ओर झुकेगा, जल में जाएगा तो अविलंब की ओर झुकेगा कि अविलंब से दूर भागेगा। तो मान लीजिए हवा क्या है आपका विरल है और जल क्या है सघन है, तो अविलंब की ओर झुक जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हवा, नीचे वाला माध्यम में हवा। तो ये आपका जल क्या है सघन है, हवा के प्रति जल क्या है सघन है, तो अविलंब के दूर भागेगा। जब सघन माध्यम से विरल में जाता है तो अविलंब के दूर भागता है। तो इसका मतलब जब जल से प्रकाश की किरण जब जल से हवा में जाएगा तो अविलंब से दूर भागेगा, अविलंब से दूर भागेगा।
यही चीज़ हम लोग को जानना है। हेडिंग क्या जानना है कि विरल माध्यम किसे कहते हैं, सघन माध्यम किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आएगा कि आप लोग हेडिंग डाल लीजिए क्या कि विरल माध्यम क्या है, किसे कहते हैं। तो मुझे विरल माध्यम में काफ़ी देर से हम समझाई नहीं है कि विरल माध्यम के ये कहल जाला। तो क्या हो जाए डिफिनीसन कि जब प्रकाश, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण सबसे तेज होती है तो उसी को बोलते हैं विरल माध्यम। माने तेजी, माने विरल माने एकदम पतला, माने एकदम पता ना चली तो बहुत तेज़ी से निकल जाए। और सघन माने घाना तो मैं निकले में दिक्कत हुई तो क्या हो जाए विरल माध्यम डिफिनीसन क्या हो जाएगा। विरल माध्यम का डिफिनीसन लिखिए क्या, हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए कि जब प्रकाश की किरण, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण काफ़ी तेज गति से चलती है तो उसी को बोलते हैं विरल माध्यम। लिख लीजिए हेडिंग, क्या हो जाएगा डिफिनीसन कि जिस माध्यम में प्रकाश की किरण तेज होती है, सबसे तेज होती है तो उसी को बोलते हैं विरल माध्यम। किस माध्यम, कौन सा माध्यम बोलते हैं, विरल माध्यम। लिख लीजिए एक बार और बोल देते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है उसी को बोलते हैं विरल माध्यम। एक बार और दोहराते हैं, जिस माध्यम में, माध्यम माने क्या होता है, रास्ता, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे तेज़ी से जाती है, चलती है तो उसी को क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। अब सघन माध्यम क्या हो जाता है, सघन, सघन माने क्या होता है, एकदम कठोर, एकदम ज़्यादा, एकदम पास पास, तो उसमें चलने में दिक्कत होगा प्रकाश की किरण को। तो क्या हो जाएगा सघन माध्यम का डिफिनीसन, सघन माध्यम की डिफिनीसन कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है तो इसी को बोलते हैं सघन माध्यम। लिख लीजिए सघन माध्यम का डिफिनीसन कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है उसी को बोलते हैं सघन माध्यम, उसी को बोलते हैं सघन माध्यम। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो भी हम लोग पढ़े हैं आपको काफ़ी शानदार तरीके से, काफ़ी अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग कल मिलते हैं, फिर से कॉल करते हैं, इससे जो भी हम बताए थे यहाँ पर फिलहाल में बता दिए थे, और कल क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। और इस सब बोर्ड में एक क्वेश्चन बनता है तो कल क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं और काफ़ी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको सच में वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।